तो टॉपिक हमारे पास जो है वो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स है। अब ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स या इनको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। एक एब्रिविएशन है जीएमओस। जीएमओस आल्सो स्टैंड्स फॉर द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। अब इसमें ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से हैं? ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म जो है उसमें बैक्टीरिया भी ट्रांसजेनिक हो सकते हैं, उनके अंदर भी फॉरेन जीन इंसर्ट किया जा सकता है। इसी तरह से प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ये ट्रांसजेनिक हो सकते हैं। ट्रांसजेनिक टर्म किस वजह से यूज होती है कि इनमें जब फॉरेन डीएनए इंसर्ट किया जाता है फॉर द ऑब्टेन डिजायर्ड प्रोडक्ट्स, तो उसको हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब इसमें सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया से जो प्रोडक्ट्स लेते हैं उस पर बात करेंगे। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया जिसके अंदर जो है वो फॉरेन डीएनए इंसर्ट किया गया है। इसमें से कौन कौन सी प्रोडक्ट मिल सकती हैं और इनमें से उनका यूज क्या है, कहाँ कहाँ पर उनको यूज किया जा सकता है। जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बैक्टीरिया जिसको यूज किया जाता है डिफरेंट बायोटेक्नोलॉजिकली प्रोडक्ट लेने के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉमन यूज बैक्टीरिया इकोलाई है। दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बैक्टीरिया टू ऑब्टेन द बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिखते हैं, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो है वो इस बैक्टीरिया से ली जा सकती हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी के रिजल्ट में प्रोड्यूस होती हैं। उसमें एक प्रोडक्ट है ह्यूमिलिन। इस तरह से वर्ड आ सकता है ह्यूमिलिन, या इसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं ह्यूमन इंसुलिन। ये एक बहुत कॉमन प्रोडक्ट है जो कि बैक्टीरिया से ली जाती है। एंड वी नो दैट दिस इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डायबिटीज। ये डायबिटीज मेलिटस के ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HGH, या इसको हम सोमेटोट्रोपिन भी कहते हैं। ये हार्मोन जो कि बच्चों के अंदर स्पेसिफिकली जो ग्रोथ अबनॉर्मेलिटीज हैं या उसकी डेफिशिएंसी के रिजल्ट में जो उनके अंदर प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती, तो वहां पर इसको यूज किया जा सकता है। ये भी एक बायोटेक्नोलॉजिकली प्रोडक्ट है। तीसरी जो बायोटेक्नोलॉजिकली प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज द टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर। इसके बारे में पूछा जा सकता है। अब जो टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर है, ये काम क्या करता है? दैट इज यूज टू डिसॉल्व द ब्लड क्लॉट। ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए, स्पेशली जो ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड क्लॉट बनते हैं जो कि हार्ट के प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, हार्ट अटैक हो सकता है, तो उसको डिसॉल्व करने के लिए भी बैक्टीरिया से टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर्स है वो बनाए जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजिकली प्रोडक्ट है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजिकली प्रोडक्ट में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को हम यूज कर सकते हैं और ये वैक्सीनेशन है अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से हेपेटाइटिस के अगेंस्ट वैक्सीन है वो डेवलप की जा सकती हैं। तो ये सारे के सारे जो आपके पास प्रोडक्ट हैं ये इकोलाई से प्रोड्यूस किए जाते हैं। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि इकोलाई से क्या क्या चीजें हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा इकोलाई से इंटरफ्रॉन्स की प्रोडक्शन हो सकती है। इंटरफ्रॉन्स, अब ये इंटरफ्रॉन्स क्या होते हैं? ये ऐसे ड्रग्स हैं, केमिकल्स हैं जो कि ट्रीट करने के लिए वायरल डिजीजेस की ट्रीटमेंट ऑफ वायरल डिजीजेस एंड कैंसर एज वेल। कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए भी इसको जो है वो यूज किया जाता है। इसके अलावा बैक्टीरिया में अगर हम देखें तो इसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर भी हैं जो कि यहां से बनाए जाते हैं। यस, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं दैट इज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द हीमोफीलिया। हीमोफीलिया की ट्रीटमेंट के लिए ये भी यहां पर आपको इसकी जो है वो इंपॉर्टेंस मिलती है। इसके अलावा एक बैक्टीरिया जिसको हम बैसिलस, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, बैसिलस थ्रूजेनेसिस, यहां से हम प्रोड्यूस करवाते हैं बीटी टॉक्सिन्स। बीटी टॉक्सिन्स, अब ये बीटी टॉक्सिन्स क्या होते हैं? दीज आर द बायोपेस्टिसाइड्स
यानी ये इनको एज ए पेस्टिसाइड यूज कर सकते हैं। तो ये बायोपेस्टिसाइड जो है वो स्पेसिफिकली क्रॉप्स के अंदर यूज करते हैं, और इसको हम बीटी टॉक्सिन्स कहते हैं, जो कि बेसिलस थुरिंजेंसिस बैक्टीरिया से प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसी तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम प्रोडक्शन के लिए भी बैक्टीरिया जो है वो यूज किए जाते हैं, और स्पेशली इसके अंदर हम इकोलाई को भी यूज कर सकते हैं, और इसके साथ साथ जो है वो एग्रोबैक्टीरियम भी यूज किए जाते हैं, और ये बैक्टीरियम स्पेसिफिकली एंजाइम प्रोडक्शन में यूज होते हैं। और एंजाइम प्रोडक्शन, कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस करवाने के लिए जो है उसको यूज किया जाता है, एक एंजाइम है बहुत इंपॉर्टेंट, ग्लैक्टोसाइडेज। जो ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम्स हैं, ये एंजाइम प्रोडक्शन में ये स्पेसिफिकली ये लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने के लिए यूज होता है, यूज द ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टोज। तो हम जानते हैं कि कुछ लोगों के अंदर लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, और वो मिल्क जब कंज्यूम करते हैं तो उनके अंदर प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उनमें एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता जो कि मिल्क में लैक्टोज को डाइजेस्ट कर सके। तो उसके लिए जो है ये स्पेसिफिकली जो है वो एंजाइम्स बैक्टीरिया से प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो ये सारी के सारी वो प्रोडक्ट हैं जो कि हम बैक्टीरिया से ले सकते हैं, और उसके रिजल्ट में हम ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज की जा सकते हैं, क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि स्पेसिफिकली जो बायोटेक्नोलॉजी है इसको ह्यूमन वेलफेयर के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो है वो हम बात करेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट्स की। तो हम प्लांट्स में भी जीन्स को इंसर्ट कर सकते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट्स में जीन्स को इंसर्ट करते हैं, यानी प्लांट्स में इंसर्ट करेंगे वो ट्रांसजेनिक प्लांट बन जाएंगे, जिससे हम प्लांट से बहुत सी प्रोडक्ट, यूजफुल प्रोडक्ट्स जो है वो ले सकते हैं। अब कौन कौन सी यूजफुल प्रोडक्ट्स जो है जो कि हम प्लांट से ले सकते हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। देखिए, प्लांट से हम डिफरेंट फार्मास्यूटिकल्स भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं, यानी जो डिफरेंट मेडिसिन होती हैं, ड्रग्स होती हैं, उनको प्रोड्यूस कराया जा सकता है। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन जो है उसकी प्रोडक्शन के लिए जो है वो हम प्लांट्स को यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा बायोफ्यूल्स होते हैं, इनकी प्रोडक्शन के लिए भी हम प्लांट्स को यूज कर सकते हैं। तो स्पेसिफिकली जो बायोफ्यूल्स हैं, ये ऐसे फ्यूल्स होते हैं जो कि रीन्यूएबल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से आते हैं, जैसा कि प्लांट्स से जो है ये प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसके अलावा ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी इनको इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा कि स्पेसिफिकली जो है वो स्विच ग्रास, ये एक प्रोडक्शन है ट्रांसजेनिक प्लांट की जो कि बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए यूज होता है स्विच ग्रास में। और स्पेसिफिकली इसमें हम देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस होती है पेस्ट के लिए, डिजीजेस के लिए, वहां पर जो है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर इसके अलावा हम ऐसे केमिकल्स हैं वो प्रोड्यूस करवा सकते हैं प्लांट से, जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, कैंसर की ट्रीटमेंट को। तो इसका मतलब है प्लांट्स जो है वो भी हमारे लिए जो है वो बहुत सारा बेनिफिशियल है, जो कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स होते हैं। फिर इसी तरह से ट्रांसजेनिक एनिमल्स को भी हम यूज कर सकते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल जिनमें हम फॉरेन डीएनए इंसर्ट करेंगे तो वो हमारे लिए जो है वो हमें फायदा देंगे। और इसमें भी स्पेसिफिकली जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूस करवाने के लिए डिफरेंट फार्मास्यूटिकल्स हैं। इसके लिए स्पेशली हम एक वर्ड यूज करते हैं, दैट्स कॉल्ड द जीन फॉर्मिंग। के जो जीन फॉर्मिंग है, इसमें हम फॉर्म एनिमल को यूज करते हैं टू प्रोड्यूस द फार्मास्यूटिकल्स। सो इट मींस के यूज ऑफ द फॉर्म एनिमल्स, और इन एनिमल्स को यूज करेंगे कि वो फार्मास्यूटिकल्स है वो हमारे लिए प्रोड्यूस करें। इसके अलावा बहुत सारे जो मेडिसिन हैं वो भी हम प्लांट से ले सकते हैं। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो प्रोडक्ट है उसको हम एंटी थ्रोम्बिन कहते हैं, ये प्लांट से हम ले सकते हैं। और स्पेसिफिकली एंटी थ्रोम्बिन जो है दैट प्रोड्यूस्ड इन द गोट मिल्क, गोट मिल्क के अंदर इसको प्रोड्यूस कराएंगे, और ये ब्लड क्लॉटिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ब्लड क्लॉटिंग में लाइक हीमोफीलिया के पेशेंट के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो गोट मिल्क है, मिल्क के साथ साथ हम बहुत सी प्रोडक्ट्स जो है वो एनिमल के यूरिन में भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं। सो यूरिन जो है वो एनिमल का, दैट इज द बेस्ट व्हीकल फॉर द बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट। तो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट व्हीकल। अब उसकी वजह ये क्या है कि यूरिन जो है दैट इज मोर प्रेफरेबल ओवर द मिल्क, क्योंकि यूरिन जो है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय बोथ मेल एंड फीमेल, दोनों
मेल और फीमेल जो है वो यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन मिल्क जो है वो सिर्फ फीमेल प्रोडक्शन करती है। और यूरिन जो प्रोडक्शन है दैट इज फ्रॉम द बर्थ, ये बर्थ से ही स्टार्ट हो जाता है, और जो टिल डेथ जो है वो यूरिन की प्रोडक्शन होती रहती है। सो इसका मतलब है कि हम इस वजह से यूरिन को एज ए व्हीकल यूज कर सकते हैं, प्रेफरेबल व्हीकल ओवर द मिल्क, कि हम डिफरेंट जो बायोटेक्नोलॉजिकली प्रोडक्ट्स हैं वो इसके अंदर भी प्रोड्यूस करवा सकें। तो स्पेसिफिकली जो एंटीथ्रोम्बन है उसका आपने याद रखना है कि उसको हम जो प्रोड्यूस करवाते हैं एनिमल्स मिल्क के अंदर, और वहां ये हम प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। तो इस तरह के पॉइंट्स भी एग्जाम के अंदर जो है वो पूछे जा सकते हैं, और ये ऐसे क्वेश्चंस है जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे भी गए हैं। उसके अलावा जो बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी है उसका यूज, एक आपके सिलेबस के अंदर टॉपिक दिया हुआ है कि बायोटेक्नोलॉजी जो है उसका यूज जो है वो डिजीज डायग्नोसिस में भी होता है। डिजीज डायग्नोसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से मस्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाना है। और इसमें हमने डीएनए, आरएनए, प्रोब्स की बात करनी है, इनका हम यूज देखेंगे, और साथ हम यहाँ पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की बात करेंगे। अब बायोटेक्नोलॉजी जो है वो डिजीज को डायग्नोस करने में किस तरह से डीएनए, आरएनए प्रोब्स जो है या एंटी जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं वो किस तरह से हेल्प करती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डीएनए, आरएनए प्रोब्स। अब ये डीएनए, आरएनए प्रोब्स होते क्या है? तो देखिए, प्रोब्स जो है वो ऐसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोब का मतलब क्या है। दीज आर द स्मॉल मॉलिक्यूल्स विच आर डिजाइंड, यानी इनको इस तरह से आर्टिफिशियली डिजाइन किया जाता है टू बाइंड टू स्पेसिफिक डीएनए और आरएनए सीक्वेंस, कि ये इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि वो स्पेसिफिक सीक्वेंस को जाके टारगेट कर सकें। अब लाइक जब हम कोई भी डायग्नोसिस करते हैं, लाइक हम कह रहे हैं कि कोई हमने डिजीज को डायग्नोस करना है, इन द डिजीज डायग्नोसिस, तो उसमें हमने क्या करना है, हमने उन प्रोब्स को यूज करना है, use the probes to detect the presence of specific pathogens। कोई क्या वहां पर स्पेसिफिक पैथोजेंस प्रेजेंट है, या कोई जीन म्यूटेशन क्या वहां पे हुई है। तो ये दोनों चीजों को हमें आइडेंटिफाई करके दे सकता है। तो इसका मतलब है क्या वहां पर कोई पैथोजेंस है या वहां पर कोई जीन म्यूटेशन हुई है। अब साफ ज़ाहिर है कोई पैथोजन होगा या जीन म्यूटेशन होगी, तो दोनों की दोनों जो है वो किसके साथ एसोसिएट कर रही हैं, वो डिजीज के साथ एसोसिएट कर रही हैं। तो कोई ना कोई वहां पर डिजीज होगी। तो इस तरह से हम वहां स्पेसिफिकली डिजाइन करते हैं और वहां जाकर वो बाइंड हो जाता है। और जब वो बाइंड होता है तो फिर हमें पता किस तरह से चलता है। अब इसको अगर हम देखेंगे तो प्रोब को स्पेसिफिकली लेबल किया जाता है। किस तरह से, मैं यहां पे लिख देता हूं, प्रोब्स और लेबल्ड विद फ्लोरेसेंट और रेडियो एक्टिव मार्कर्स। हम इनको फ्लोरेसेंट या रेडियो एक्टिव मार्कर्स के साथ जो है वो लेबल करते हैं। अब क्यों हम लेबल करते हैं? ताकि हम ये देख सकें, हमारे लिए ये पॉसिबल हो टू डिटेक्ट देयर बाइंडिंग, कि हम ये देख सके कि ये बाइंड कहां पर जाके किए हैं। क्योंकि साफ ज़ाहिर है अगर ये वहां पर जाके बाइंड कर जाएंगे स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि वो कहां पर जो है बाइंड हुए हैं। तो उनको हम लेबल करते हैं फ्लोरेसेंट रेडियो एक्टिव बायोमार्कर्स के साथ, और वो वहां पर जाकर अटैच हो जाते हैं और हमें पता चल जाता है कि स्पेसिफिकली इसमें जो है वो प्रॉब्लम है। अब इन केस इसका प्रोसीजर क्या होता है? देखिए, सबसे पहले जो भी डिजीज होती है, कोई डिसऑर्डर है, अब उस डिजीज में से हमने क्लिनिकल सैंपल्स लेने होते हैं। लाइक हमने वहां से सैंपल्स लिए, जैसे आप जाते हैं कोई भी आपने टेस्ट कराना होता है तो आपने कोई सैंपल देना, तो सैंपल के अंदर क्या होता है, सैंपल में आपने जो है वो ब्लड दे दिया, या आपने जो है वो यूरिन दे दिया, या कोई टिश्यू का सैंपल जो है वो लिया, ताकि हम ये देख सकें कि इसके अंदर डिजीज तो नहीं है। अब उसके बाद हम इस क्लिनिकल सैंपल्स जो कि वहां पे प्रोवाइड किए हैं, हम इसको इस पर हम अप्लाई कर देते हैं प्रॉब्स। सो इस क्लिनिकल सैंपल्स पे वी अप्लाई द प्रॉब्स,
और जब वहां पे प्रॉब्स को अप्लाई करते हैं तो वो इन सैंपल्स के अंदर डिटेक्ट करते हैं। और क्या डिटेक्ट करते हैं? वही पैथोजेंस को डिटेक्ट करेंगे कि क्या इसमें पैथोजेंस हैं, या अगर कोई म्यूटेशन है तो उसको भी वो डिटेक्ट कर सकते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि भाई ये डिजीज इसके अंदर है। तो इट्स वेरी सिंपल कि हमें आसानी से ये पता चलता। अदरवाइज तो हम जानते हैं कि डिजीज डायग्नोसिस वेरी डिफिकल्ट। तो बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके डिजीज डायग्नोसिस जो है वो ज्यादा आसान हो गया है। अब कौन कौन सी डिजीज डायग्नोसिस के लिए ये टेक्निक यूज की जा सकती है? तो कुछ कॉमन डिजीजेज हैं जिसके लिए डिजीज डायग्नोसिस यूज कर सकते हैं। जैसे HIV है, इसको भी इस मेथड से डिटेक्ट किया जा सकता है। हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, और इसके अलावा जो HPV है, जो कि ह्यूमन पेप्लोमा वायरस है, जो कि कैंसर भी कॉज करता है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए भी ये मेथड जो है वो यूज किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि DNA RNA प्रोब्स होते हैं। देखिए, प्रोब्स का मतलब ये होता है कि जानना, उसको जांच पड़ताल करना। तो ये हमारे लिए माइक्रो लेवल पे जाके जो है वो काम करते हैं। इसके अलावा another very important biomarker, that is the monoclonal antibodies. मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। अब आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती क्या है। देखिए, ये भी बिल्कुल उसी तरह से आर्टिफिशियली या लेबोरेटरी मेड एंटीबॉडीज होती हैं। कि ये ऐसी एंटीबॉडीज हैं जो कि आर्टिफिशियली डिजाइंड की गई हैं, लेबोरेटरी मेड एंटीबॉडीज हैं। और ये क्या करेंगी? ये स्पेसिफिक एंटीजन को डिटेक्ट करेंगे। तो इट मीन्स कि इन्होंने भी इसी तरह से डिटेक्शन करनी है, और डिटेक्शन करेंगे स्पेसिफिक एंटीजन्स। अब आप जानते हैं कि एंटीजन जो है जो कि किसी प्रोटीन के ऊपर प्रेजेंट हो सकता है, किसी भी सेल के ऊपर प्रेजेंट हो सकता है। तो ये एंटीजन जो कि स्पेसिफिकली आप जानते हैं कि कहां कहां पर प्रेजेंट हो सकते हैं, दैट मे बी एट द सरफेस ऑफ द कैंसरस सेल्स, वहां पे प्रेजेंट हो सकता है, और माइट बी एट द सरफेस ऑफ द पैथोजेंस एज वेल। तो अब हम उस एंटीजन को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? उस एंटीजन को हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज से जो है वो डायग्नोज करेंगे। तो अब इसके अंदर भी सिंपली क्या होता है, इसमें भी सेम वही फिनोमेना होता है कि सबसे पहले तो हमें सैंपल लेने होते हैं। कोई भी डिजीज होती है, कोई आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है, तो आपने क्लिनिकल सैंपल लेने। अब उन सैंपल्स को, उस सैंपल में से हमने इसको डिटेक्ट करना है। तो अब कौन कौन सी डिजीजेज हैं जिसमें हम इस तरह के इन्फेक्शन जो है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं? तो क्लिनिकल सैंपल्स में से हमने डिटेक्शन करनी है, और हम डिटेक्ट जो है इसमें ट्यूबरकुलोसिस को कर सकते हैं। ये एक डिजीज है जिसको डिटेक्ट करने के लिए हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यूज कर सकते हैं। इसी तरह से साइफिलस है, उसको डिटेक्ट करने के लिए, जो कि एक STD है, वो भी यहाँ से डिटेक्ट हो सकती है। इसके अलावा इवन जो कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए भी एंटी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं वो यूज की जा सकती हैं। तो ये क्या करती हैं, स्पेसिफिक ट्यूमर सेल्स पर जाकर अटैच हो जाती हैं, और इससे फिर हम उसको जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक ऐसा मेथड है जिसके रिजल्ट में हम डिफरेंट पैथोजेंस और म्यूटेशंस की डिटेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ सिंपली यहाँ आपने ये ध्यान में रखना है, आपको इसका इंट्रोडक्शन का पता होना चाहिए कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो है वो होती क्या है, और वो एंटीबॉडीज है वो किस तरह से जो है वो वर्किंग करती हैं। तो ये इसमें जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपने यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा जैसा कि हम यहाँ पर देखेंगे कि एक और बड़ा इंपॉर्टेंट जो इसमें पॉइंट है, जिसमें से एग्जाम्पल जो है वो आपसे एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन, दैट इज द जीन थेरेपी। इसको आपने अच्छे से करना है, ये भी आपके सिलेबस के अंदर जो है वो इंक्लूडेड है। अब जीन थेरेपी क्या होता है? दैट इज सिंपली द रिमूवल ऑफ द फॉल्टी जीन, किसी फॉल्टी जीन को रिमूव करना, या उसको रिप्लेस करना, रिप्लेस विद हेल्दी जीन। हम उसको हेल्दी जीन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, तो उससे जो भी प्रॉब्लम है उसको हम क्योर कर सकते हैं। अब जीन थेरेपी जो है इसके अंदर दो मेन टाइप जीन थेरेपी की है। एक जीन थेरेपी को हम कहते हैं इन विट्रो, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और कौन कौन सी डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। और दूसरी जो जीन थेरेपी है, दैट इज कॉल्ड द इन विवो जीन थेरेपी। अब दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि जो इन विट्रो है, इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी,
बॉडी से बाहर या इन लैब कंडीशन, या किसी लैब कंडीशन के अंदर, लेबोरेटरी कंडीशन के अंदर अगर हम कोई भी चेंज करें जीन के अंदर, कोई भी मैनिपुलेशन करें सेल की, तो उसको हम इन विट्रो जीन थेरेपी कहते हैं। इन विवो जो होता है, इन विवो का मतलब होता है कि हम किसी पार्ट को रिमूव नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट जीन को डिलीवर कर देंगे बॉडी के अंदर। डायरेक्ट डिलीवरी ऑफ जीन इनटू बॉडी, बॉडी के अंदर जो स्पेसिफिक टिश्यू है जहां पे हमने उसको डिलीवर करना है पेशेंट्स के सेल्स के अंदर, वहां हम डिलीवर करते हैं विदाउट रिमूविंग एनी पार्ट। सो दैट इज कॉल्ड द इन विवो जीन थेरेपी। अब इसमें सिंपली जो इन विट्रो और इन विवो है, उसमें थोड़ा सा हम प्रोसीजर का बात करेंगे कि इसके अंदर प्रोसीजर क्या होता है। देखें, अब एक पेशेंट है जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, इस पे अगर हम इन विट्रो जीन थेरेपी जो है वो अप्लाई करें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पेशेंट के अंदर जो स्पेसिफिक टिश्यूज हैं, अब ये टिश्यूज हैं उसके अंदर, उसकी बॉडी में, हम इन टिश्यूज को जो है, सेल्स को, टिश्यूज को वहां से सेपरेट करेंगे, वहां से उसको रिमूव करेंगे। अब वो क्या हो सकता है, टिश्यूज में बोन मैरो हो सकता है, जो कि ज्यादातर केसेस के अंदर जो है वो यूज किया जाता है, या कोई जो है वो ब्लड सेल्स हो सकते हैं जिसको आइसोलेट किया है, तो इन सेल्स को हम यहाँ पर आइसोलेट करेंगे। अब उसके बाद हम एक वायरल वेक्टर को यूज करेंगे फॉर द डिलीवरी ऑफ द जीन। अब इन केस हम, ये हमारे पास जो है वो एक वायरस है, और इसके अंदर हमने वो जीन जो है वो इंसर्ट कर दिया, जो कि हमने उस टिश्यू के अंदर जो है वो इंसर्ट करवाना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम इस वायरस को अलाउ करेंगे कि वायरस जो है वो इन सेल्स पर अटैक करे, वायरल उन सेल्स के अंदर चेंज कॉज करे। तो ये वायरस जो होगा जब उस पर अटैक करेगा, अटैक इन दैट टर्म के, साफ ज़ाहिर है इन सेल्स के ऊपर स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट्स होती हैं, जिसकी वजह से वो वहां पर उस पे अटैक करके वो जीन जो होगा, उस जीन को उस स्पेसिफिक सेल्स के अंदर जो है वो इंसर्ट कर देगा। अब वो सेल्स जिनके अंदर मैंने स्पेसिफिकली वो थेराप्यूटिक्स जीन्स है वो ऐड कर दिए हैं, एंड देन दीज सेल्स और ट्रांसप्लांटेड बैक इनटू द बॉडी, उसके बाद उसको वापस जो है वो बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। तो इससे ये होता है कि वो जीन जो है उसको हम उन स्पेसिफिक सेल्स के अंदर इंसर्ट कर दिया। तो ये तो सिंपली जो इन विट्रो जीन थेरेपी है, ये इसका एक नाम जो है वो एक्स वीवो भी है, इन विट्रो भी कह सकते हैं, ये एक्स वीवो भी कह सकते हैं। अब दूसरे केस के अंदर जैसे मैंने कहा कि डायरेक्ट जो है वो डिलीवरी करते हैं, तो इसके अंदर जो स्पेसिफिक थेराप्यूटिक जीन्स होते हैं जिनको हमने इंसर्ट करना होता है, उन जीन्स को मुख्तलिफ तरह से, लाइक उसके अंदर स्प्रे भी होता है, स्प्रे करके भी हम जो है वो इनसाइड बॉडी या इनसाइड टिश्यू जो है वो उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें हम किसी भी पार्ट को रिमूव नहीं करेंगे, बल्कि डायरेक्ट जो है उसको स्प्रे कर सकते हैं, या इसके अलावा इसके अंदर भी हम वायरल वेक्टर यूज कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि हमने किसके लिए कौन सा प्रोसीजर अप्लाई करना, तो वायरल वेक्टर अप्लाई करेंगे और वो टिश्यूज के अंदर हम उसको भेज सकते हैं। तो ये दो तरह के मेथड जो है वो इसमें यूज होते हैं। अब कौन कौन सी डिजीजेस है जिसके लिए हम जो जीन थेरेपी जो है उसको यूज कर सकते हैं, तो कुछ कॉमन डिजीजेस हम बात करेंगे जिनके लिए जीन थेरेपी यूज करते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लें कि किसके लिए हम एक्स विवो जीन थेरेपी यूज करते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है जिसके लिए हम ये मेथड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द SCID। दिस इज कॉल्ड द severe combined इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। इसके लिए हम ये जीन थेरेपी जो है वो यूज करते हैं। अब सबसे पहले तो ये देखना है कि ये डिजीज है क्या। देखिए, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। अब इस जेनेटिक डिसऑर्डर में जो B&T सेल्स होते हैं, जो कि आप जानते हैं इम्यूनिटी के लिए सेल्स जो है वो यूज होते हैं, ये सेल्स जो हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं, ये अपना काम नहीं करते, या आप कह सकते हैं कि ये इमेच्योर होते हैं, ये प्रॉपरली मिच्योर नहीं हो पाते। अब ये मिच्योर क्यों नहीं हो पाते, इसकी क्या वजह है, इसकी वजह एक एंजाइम की एब्सेंस है जिसके अंदर किसी वजह से म्यूटेशन हो गई। ये मिच्योर इस वजह से नहीं हो सके बिकॉज देयर इज द एब्सेंस ऑफ ADA, एब्सेंस ऑफ ADA। व्हाट इज ADA? दिस इज द एडिनोसिन
डी अमाइनेज, ये एक एंजाइम है और ये एंजाइम इनकी मिचोरेशन के लिए जो है वो काम करता है, लेकिन अब ये प्रेजेंट नहीं है, तो जिसकी वजह से जो मिच्योर नहीं हुए, और जिस वजह से मिच्योर नहीं होंगे साफ ज़ाहिर है इम्यूनिटी डेफिशिएंट हो जाएगा। तो इसके लिए हम जो मेथड यूज करते हैं दैट इज द एक्स विवो जीन थेरेपी। इसके लिए हम एक्स विवो जीन थेरेपी मेथड यूज करते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम इसमें जो बॉडी से पेशेंट के सेल्स को लेंगे और सेल्स को लेने के बाद उसको रिट्रोवायरस के जरिए इन्फेक्ट करवाएंगे, बिल्कुल वही मेथड जैसे मैंने को बताया। वो जीन्स को इंसर्ट कर देंगे और जब जीन इंसर्ट करेंगे वापस सेल्स को ग्राफ्ट करेंगे बोन मैरो के अंदर, और वो जो मिचोरेशन है बी और टी सेल्स की वो इसके अंदर हो सकती है। तो इसके लिए जो है वो एक्स विवो जीन थेरेपी यूज की जाती है। तो एक तो आपने ये बात याद रखनी। दूसरा एक और डिसऑर्डर, कॉमन डिसऑर्डर जिसके अंदर जो है वो एक्स विवो जीन थेरेपी यूज की जाती है, दैट इज द फेमिलियल हाइपर कैलोस्ट्रीलीमिया। ये एक ऐसी डिजीज है जिसमें भी जीन थेरेपी जो है वो यूज की जाती है। अब ये फेमिलियर हाइपर कैलोस्ट्रीलीमिया जो है वो क्या होता है, इसमें हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल होते हैं बॉडी के अंदर। कोलेस्ट्रॉल या इसको हम एलडीएल कहते हैं बिकॉज दे आर द लो डेंसिटी लिपिड, ये बॉडी के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट क्यों है, असल में होता यह है कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है बॉडी के अंदर जब ज्यादा होता है दैट इज डिटेक्टेड बाय द लिवर, उसको लिवर जो है वो डिटेक्ट करता है और लिवर जो है फिर उस कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो कंट्रोल में रहता है। लेकिन क्योंकि ये एक जेनेटिक डिजीज है, तो जेनेटिक डिजीज के रिजल्ट में वो स्पेसिफिक जीन्स, वो जिन्होंने रिसेप्टर्स को बनाना होता है लिवर के, जीन्स फॉर द रिसेप्टर्स ऑफ लिवर, लिवर के वो रिसेप्टर्स दैट डिटेक्ट द कोलेस्ट्रॉल, जिन्होंने कोलेस्ट्रॉल को डिटेक्ट करना है, वो जो है वो एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से लिवर कोलेस्ट्रॉल जो है उसको डिटेक्ट नहीं करता। तो जब वो कोलेस्ट्रॉल को डिटेक्ट नहीं करेगा साफ जाहिर है फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाएगा और वो कम नहीं होगा। तो इसके लिए भी स्पेसिफिकली जो जीन थेरेपी यूज की जाती है, और ज्यादा कॉमनली इसके लिए भी एक्स वीवो जीन थेरेपी यूज की जाती है। और इस जीन थेरेपी के रिजल्ट में जो लिवर है उसके टिश्यूज को रिमूव किया जाता है, दे आर इन्फेक्टेड विद द रेट्रोवायरसेस एंड देन दे प्लेस बैक इनटू द ग्राफ्टेड बैक इनटू द लिवर। और जब उसको वापस ग्राफ्ट कर देंगे तो बहुत से लोगों के अंदर, बहुत से पेशेंट्स के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कम होना शुरू हो गया, क्योंकि अब उसके अंदर वो रिसेप्टर्स थे जो कि कोलेस्ट्रॉल को डिटेक्ट कर सकते हैं और कोलेस्ट्रॉल को डिटेक्ट करके उसके लेवल को कम करते हैं, यानी उसको रिमूव करते हैं ब्लड में से। सो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम फेमिलियल हाइपर कैलोस्ट्रोलीमिया कहते हैं। उसके बाद एक और डिसऑर्डर उसको भी आपने लर्न करना है, दैट इज द सिस्टिक फिब्रोसिस। इसमें से भी क्वेश्चन हर दफा पेपर के अंदर आ चुका है जब जब ये टॉपिक जो है वो इंक्लूडेड रही है। सिस्टिक फिब्रोसिस, इसको CFP कहते हैं। अब सिस्टिक फिब्रोसिस जो है ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और ट्रीट होता है इन विवो जीन थेरेपी से मेनली। तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। अब इस जेनेटिक डिसऑर्डर में होता क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, इसमें म्यूटेशन हो जाती है इन CFTR जीन्स। अब ये जो CFTR जीन्स होते हैं ये स्पेसिफिकली जो क्लोराइड चैनल्स होते हैं उनको रेगुलेट करते हैं। तो ये वाले स्पेसिफिकली जीन जो है ये मेम्ब्रेन के अंदर क्लोराइड चैनल्स, अब ये चैनल्स जो है ये प्रोटीन है एक्चुअली, क्योंकि आप जानते हैं कि जीन्स के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोटीन बनाने के लिए। अब ये क्लोराइड क्लोराइड चैनल्स होते हैं ये इसमें अफेक्टेड होते हैं इन द मेम्ब्रेन, यानी मेम्ब्रेन के अंदर ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो है उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है और स्पेशली रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, और जिससे वाटर जो होता है उसकी मूवमेंट को भी कंट्रोल किया जाता है। लेकिन अगर ये CFTR जो प्रोटीन्स होती हैं इसको हम ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर्स कहते हैं, यानी कि CF ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर, कि वो रेगुलेट करने का उसको जो है वो काम करते हैं। और रेगुलेशन किस चीज की करते हैं, क्लोराइड आइंस जो है उसकी रेगुलेशन करते हैं। अब स्पेसिफिकली होता यह है कि इस डिजीज के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जब ये क्लोराइड चैनल्स हैं वो प्रॉपर्ली काम नहीं करते तो वहां पर थिक म्यूकस जो है वो जमा हो जाती है। थिक म्यूकस स्पेसिफिकली ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में होती है, समटाइम ये पेंक्रियास के लिए भी हो सकती है, के अंदर भी होती है, और कुछ और ऑर्गन्स के अंदर भी ये हो सकती है। तो इसका मतलब है प्रॉब्लम ये है कि उस डिफेक्टिव जीन्स को रिमूव करना है
ताकि वो CFTR नॉर्मल प्रोटीन जो है वो उनकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करें और लंग्स की जो थिक म्यूकस है उसको थिन करें और प्रॉपर्ली गैसेस एक्सचेंज का जो वो प्रॉब्लम जो है वो प्रोसीजर हो सके। तो इसके लिए इन विवो जीन थेरेपी यूज की जाती है। और इन विवो जीन थेरेपी में जो जीन्स होते हैं दैट आर स्प्रेड इनटू द नॉस्ट्रिल्स, उनको नॉस्ट्रिल्स में स्प्रे किया जाता है बाय यूजिंग द डिफरेंट स्मॉल वेसिकल्स, लिपोसोमिक वेसिकल्स, उसके ऊपर जीन्स को कोट किया जाता है और उसके बाद उसका स्प्रे कर दिया जाता है और स्प्रे करने में उसमें जीन ट्रांसफर होता है। अब इसमें ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होता, लेकिन फिर भी दिस इज वन ऑफ द ट्रीटमेंट जो कि यूज की जा सकती है और इससे सिस्टिक फिब्रोसिस की कंडीशन जो है वो उसको ट्रीट किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा जीन है, उस जीन का नाम याद रख लेना है। ठीक है, मैं थोड़ा इसमें लिख देता हूँ कि ये जो CFTR जो है ये किसके लिए जो है वो एब्रीविएशन है। तो CF जो है सिस्टिक फिब्रोसिस आ जाएगा सिंपली, और T स्टैंड्स फॉर ट्रांस मेम्ब्रेन रेगुलेटर्स। ये ट्रांस मेम्ब्रेन रेगुलेटर्स है। अब ये ट्रांस मेम्ब्रेन रेगुलेटर्स जो हैं ये हैं क्या, ये आपको याद रखना है कि ये प्रोटीन्स हैं और इनको स्पेसिफिकली हम CFTR प्रोटीन्स भी कहते हैं, जो कि क्लोराइड आयंस की चैनल्स को यानी कि क्लोराइड आयंस को जो है वो प्रॉपरली मूव करवाने के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम में और अदर सिस्टम्स के अंदर ये काम करते हैं। इसके अलावा जीन थेरेपी में एक और डिजीज को ट्रीट करने के लिए भी जो है वो यूज किया जाता है, एंड दैट डिजीज इज कॉल्ड द हीमोफीलिया। ये आप पढ़ चुके हैं कि ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है और इस जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर जो ब्लड है दैट फेल टू क्लॉट, ये क्लॉट नहीं कर पाता। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और इस जेनेटिक डिसऑर्डर में एब्सेंस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जो कि प्रोटीन्स हैं वो एब्सेंट होते हैं और इस ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की एब्सेंस की वजह से वो जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं कर पाता। तो इसमें भी स्पेसिफिकली अब ये देखा गया है कि जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है वो किस तरह से कहां से प्रोड्यूस होते हैं। तो इसमें स्पेसिफिकली जो है वो लिवर सेल का रोल होता है। तो इसमें जो जीन थेरेपी की जाती है इसमें भी इन विवो जीन थेरेपी यूज की जाती है। अब इस इन विवो जीन थेरेपी में स्पेसिफिकली हम जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर जो है जीन लिवर के अंदर ट्रांसप्लांट करते हैं बाय यूजिंग द वायरल वेक्टर, बिल्कुल उसी तरह से। तो इसमें जो जीन्स हैं और द क्लॉटिंग फैक्टर्स, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो इसमें नहीं बन रहे, उसको हम ट्रांसफर करते हैं जो है वो वायरसेस के जरिए, वायरल वेक्टर को यूज करके इनटू द लिवर। तो लिवर के अंदर उसको जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब जब जीन्स है वो वहां से क्योर हो जाते हैं तो स्पेसिफिकली जो नॉर्मल क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जो कि ब्लड क्लॉट में यूज होते हैं तो वो बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक डिजीज जिसको हम जीन थेरेपी से जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और कॉमन डिजीज है दैट इज कॉल्ड द ALD। ये भी एक डिसऑर्डर है। ALD स्टैंड्स फॉर एड्रीनो ल्यूकोडिस्ट्रोफी। एड्रीनो ल्यूकोडिस्ट्रोफी जो है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। जितने भी हम डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं ये बात याद रखनी है कि दीज आर द जेनेटिक डिसऑर्डर। अब इस जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है, इसमें स्पेसिफिकली जो माइलिन शीट होती है ब्रेन के अंदर वो प्रोग्रेसिवली डैमेज होती रहती है, उसकी डिस्ट्रक्शन होती रहती है। यानी ये एक ऐसी डिजीज है जिसमें स्पेसिफिकली जो नर्वस सिस्टम के अंदर माइलिन शीट है, हम जानते हैं कि जिसने इंसुलेशन प्रोवाइड करनी है, जिसने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, वो डैमेज होती रहती है। अब ये भी जैसे मैंने बताया कि जीन्स की डेफिशिएंसी की वजह से होती है और इसमें स्पेसिफिकली जो जीन होता है, अगर हम यहाँ पर मेंशन करें कि कौन सा जीन जो है जो कि यहाँ पर इंसर्ट किया जाएगा, दैट जीन इज ABCD1। ये जीन होता है जिसकी डेफिशिएंसी होती है। अब इस जीन को स्पेसिफिकली हमने उसी तरह वायरल वेक्टर जो है वो उसको यूज करना है और उसको हमने इंसर्ट करना है ब्रेन के अंदर। और जब उसको ब्रेन के अंदर इंसर्ट किया तो उससे जो जीन्स है जब वहां
पर अपने जो डिफेक्टिव जीन की जगह उसने काम करना शुरू कर दिया, तो वो उसकी जो माइलिन शीट है उसकी डिस्ट्रक्शन को वो रोकना शुरू कर देता है। तो ये भी हम जीन थेरेपी से अचीव कर सकते हैं। सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो डिसऑर्डर्स थे, यहाँ पर जो हम जीन थेरेपी से जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, ये आपने लाजमी लर्न करने। अब दो तरह से, एक तो हमको ये पता होना चाहिए कि कौन सी डिजीज है, उसमें होता क्या है, और उसका जो है वो प्रोसीजर हम क्या अप्लाई करते हैं, जीन को हम कहाँ पर अप्लाई करते हैं, ये सारी की सारी चीजें जो है वो इसमें आ सकती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ एथिकल इम्प्लीकेशन की जीन थेरेपी में, यानी इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी होती है, कुछ रिस्क भी होते हैं, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि जीन थेरेपी जो है वो 100% जो है वो एप्लीकेबल है। यस, उसके फायदे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस है, उससे हम जो है वो मुख्तलिफ तरह के ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम ले सकते हैं, जैसा कि हम ऊपर जो है वो बात कर भी चुके हैं। बट देयर आर सम सोशल एंड एथिकल implications ऑफ जीन थेरेपी, आपको इनका भी पता होना चाहिए कि कुछ सोशल और एथिकल implications भी इसके अंदर होती हैं। अब इसके अंदर एक तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो हेल्थ रिस्क की होती है। हेल्थ रिस्क के इसमें जब भी जीन थेरेपी की जाती है तो बहुत बड़ा एक हेल्थ रिस्क होता है जीन थेरेपी के दौरान, जिसमें कोई इम्यून रिस्पॉन्स हो सकता है, या जीन अपने प्रॉपर टारगेट तक न पहुंचे, या सम टाइम वो इस तरह से बिहेव करते हैं कि एक डिजीज को ट्रीट करने की बजाय दूसरा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि ये भी एक इम्प्लीकेशन है इसकी, और ये एक ड्रॉबैक हो सकता है, आप कह सकते हैं कि हेल्थ रिस्क इसके अंदर जो है वो ज्यादा है। दूसरा, जीन थेरेपी जो है उसमें सोशल इन इक्वलिटीज भी आती हैं। अब सोशल इन इक्वलिटीज क्या होती है? अब साफ जाहिर है, इट्स अ वेरी कॉस्टली प्रोसेस, और ये हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कि अब एक बंदे को डिजीज है, कोई एक पॉपुलेशन में डिजीज है, उसके अंदर जिसके पास जो है वो ज्यादा पैसा होगा, जो इसको अफोर्ड कर सकता है, वो तो करवा लेगा, लेकिन बाकी जो वहां पर प्रॉब्लम है दूसरे लोगों के अंदर, उनके अंदर डिस्पैरिटीज आना शुरू हो जाएंगी, और वो उसको ट्रीट नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब है इस पे भी एक जो है ये एक कंसर्न है कि उसमें हम सोशल इनइक्वालिटीज भी कॉज होती हैं। इसके अलावा क्योंकि हम इसके अंदर मैनिपुलेट करते हैं, मैनिपुलेशन ऑफ द ह्यूमन सेल्स। अब ह्यूमंस जो है ये एक परफेक्ट जो है वो कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट ऑर्गन्स एंड डिफरेंट सिस्टम्स का, कि वो काम कर रहा होता है, और हम उसमें अपनी मर्जी से किसी जीन को ऑल्टर्ड कर रहे हैं। और जब जीन को ऑल्टर्ड कर रहे होते हैं, या वहां पर कोई करेक्टर्स जो है वो हम लेने के लिए उसके अंदर जीन जो है वो इंसर्ट करते हैं, तो ये एक बहुत से रिलीजियस फैक्टर्स को अगर हम देखें, या कुछ एथिकल फैक्टर्स को देखें, तो इसको भी तो बहुत अच्छा नहीं समझा जाता कि हम ह्यूमंस को, जो कि एक जो है वो अशरफुल मखलूकात है, उसके अंदर हम इस तरह से कोई जो है वो ऑल्टरेशन करें। तो ये भी एक इसमें जो है वो एथिकल कंसर्न होता है। तो इस तरह से इसमें कुछ सोशल एथिकल इंप्लीकेशन भी है जीन थेरेपी के, लेकिन मेनली जो टॉपिक इसमें आपने कवर करना है वो ये सारे डिसऑर्डर्स हैं। इन डिसऑर्डर्स में से जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये इससे पहले हमने कुछ प्रोडक्ट्स पढ़ी हैं,